So guys, very good evening to all of you. Welcome to my channel Legend Teaching. आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में, जो है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में। तो इससे पहले हमने बात की थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में और वाइटगोट्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी मतलब कोलबर्ग्स जी जो है ये पूरा की पूरा अपना फोकस करते हैं किसी भी चाइल्ड की मोरल डेवलपमेंट पे। मोरल मतलब नैतिक विकास पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कोलबर्ग जो थे ये क्या करते थे, ये बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं और ये अपने स्टूडेंट्स को जो है स्टोरीज सुनाया करते थे। स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाते थे। स्टोरीज के थ्रू वो उनके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते थे जहां पर एक डिलेमा बनता है। ठीक है। डिलेमा मतलब कुछ दो राहें बनते हैं। उस प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम दी जाती थी स्टूडेंट्स को और उसमें से कोई एक रास्ता चूज करना होता था। ठीक है। तो he used to give adolescents the problems having dilemma and asked to find their solution। और उनके अकॉर्डिंग क्या है, मोरल रीजनिंग जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इनसे पहले जो पियाजे की थ्योरी में हमने बात की थी उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमने बात की थी। तो उनसे ही प्रेरित होकर इन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो मतलब दी थी। ठीक है। तो इनका सारा श्रेय जो है ये पियाजे जी को भी जाता है। तो हम बात करते हैं आगे कि कैसे किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बच्चों के साथ में और उनको किस तरीके से कैसे सिचुएशंस देती थी। तो इसमें बहुत ही फेमस एक डिलेमा माना जाता है, हिंस डिलेमा। हिंस डिलेमा में क्या है, हिंस नाम का एक व्यक्ति था। इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग, कोलबर्ग की जो स्टोरी थी, इन्होंने एक स्टोरी सुनाई अपने स्टूडेंट्स को। उस स्टोरी में एक आदमी था जिसका नाम हिंस था। उसकी वाइफ जो है वो क्या है, उनको उसको कोई एक डिसीज हो जाती है, डेडली डिसीज हो जाती है। और वो मतलब बहुत ही भयंकर बीमारी होती है जिसकी जो मेडिसिन है वो सिर्फ एक बंदे के पास होती है, लेकिन वो उसको बहुत ही ज्यादा महंगी कॉस्ट पर जो है वो देने के लिए तैयार होता है। तो अब हेन्स के सामने क्या ऑप्शन है, हेन्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस मेडिसिन को जो है खरीद सके, लेकिन उसके लिए अपनी वाइफ को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन कि वो उस दवाई को चुरा ले। ठीक है। और दवाई जाके चुरा के अपनी वाइफ को का उससे इलाज करे और अपनी वाइफ को ठीक कर ले। और सेकंड जो सिचुएशन है, ऑप्शन है उसके पास, वो क्या है कि वो अगर चुराई वो दवाई को ना चुराए और अपनी वाइफ को जो है वो डाई होने दे, मरने दे। ठीक है। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है। तो ये इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कोलबर्ग ने बच्चों के सामने एक डिलेमा क्रिएट किया। ठीक है। डिलेमा वर्ड समझ आया आपको कि मतलब दो ऑप्शंस है, दो राहें हैं बच्चों के पास, उसमें से एक रास्ता उनको चुनना है। ठीक है। अब उन बच्चों से उन्होंने पूछा कि अब हेन्स को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने कोल्सबर्ग जी ने मेन फोकस जो है वो क्यों वर्ड पर किया। मतलब वो जानना चाहते थे कि बच्चों ने चलो ठीक है ये डिसीजन ले लिया कि ये डिसीजन ले हेन्स, ठीक है, बट क्यों ले, वाई, रीजनिंग। तो उनके उसके बिहाइंड जो रीजनिंग है वो उसको समझना चाहते थे कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है। किस चीज को सही किस चीज को गलत मानते हैं। तो कुछ बच्चों का ऑप्शन था उसमें कि उसको दवाई जो है चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो किसी की ज़िंदगी जो है वो अगर किसी मतलब कि कुछ कुछ चीज़ चुराने से बचती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ बच्चों का कहना ये था। कुछ बच्चों का कहना था कि नहीं, बेशक से उसकी वाइफ मर जाए लेकिन उसको दवाई को चुराना नहीं चाहिए क्योंकि ये इलीगल है और सोशल एथिक्स के अगेंस्ट है। ठीक है। तो कुछ बच्चों ने ये बोला, तो मतलब सबके अलग अलग ऑप्शन थे, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला। तो ये जो है हीन्स का डिलेमा है, बहुत ही फेमस है ये कोल्सबर्ग की थ्योरी में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बेस पे इन्होंने कुछ अपने लेवल्स बनाए मोरल डेवलपमेंट के, कि कोई भी चाइल्ड जो होता है उसका मोरल डेवलपमेंट है वो 3 लेवल्स में होता है। तो 3 लेवल इन्होंने बताए हैं। हर एक लेवल के 2 स्टेजेस हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 लेवल आते हैं इनकी थ्योरी में और 6 स्टेजेस आती हैं।
तो पहला लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड कन्वेंशनल लेवल, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल जैसे कि नाम से पता चल रहा है पारंपरिक, ठीक है। तो पारंपरिक हो गया आपका कन्वेंशनल लेवल जो अभी हमारा चलता आ रहा है, ठीक है, पारंपरिक। प्री कन्वेंशनल पारंपरिक से पहले का, पूर्व पारंपरिक आप इसको बोल सकते हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक के बाद का लेवल, ठीक है। तो ये 3 तरीके के लेवल आते हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और इनकी जो स्टेजेस है उसको भी हम ध्यान से समझेंगे कि क्या है इसमें। और जो पूरा कोलबर्ग की थ्योरी का जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट एसटेट के एग्जाम्स में, यूपी टेट के एग्जाम्स में, ठीक है, वो सारा इन लेवल से और स्टेजेस से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेस हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज है इसकी पहली। इस स्टेज में क्या होता है कि हम चाइल्ड को मोरल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसको चीजें कैसे सिखाते हैं, उसको आज्ञाकारी बना के ओबीडियंस के थ्रू, या फिर अगर वो उस बात को नहीं मानता तो उसको पनिशमेंट देके, ठीक है। तो अगर हम उससे कुछ काम करवाना है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसको ओबीडियंट बनाएंगे, अगर वो बात नहीं मानता तो उसको पनिशमेंट देंगे, उसको डांटेंगे, पिटाई करेंगे, या कुछ भी मतलब हो सकता है ये। तो ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट स्टेज आती है, फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इजी होती है, इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चे को, बस पनिशमेंट देनी है, करना है, उससे काम करवाना है। तो ये हो गया आपका ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन का लेवल। सेकेंड स्टेज आपकी आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये नाम है इसका, या फिर इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं पर्सनल रिवॉर्ड, या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो ये अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से आप पूछ सकता है एग्जाम में, आपको सारे नाम इसके पता होने चाहिए। और बेसिकली इसको क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट स्टेज भी बोला जाता है, जैसे को तैसा। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो काम करने के लिए तैयार होगा, लेकिन उसको बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपसे चाहिए होगा, ठीक है। वो मतलब कुछ ना कुछ एक एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज आपके बीच में चलेगी। वो बोलेगा ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, बट बदले में मुझे सपोज चॉकलेट चाहिए, या मुझे नया ये चाहिए, या फिर मुझे क्या कहते हैं बाहर घूमने जाना है, या कुछ खाने की चीजें, मतलब वट एवर कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन वो आपका काम करने के लिए, मतलब कोई भी मॉरल चीज मानने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा, आपसे कुछ भी रिवॉर्ड की डिमांड करेगा। इसका कुछ एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज आपका छोटा बच्चा है और आपके घर पे कई बार गेस्ट आ जाते हैं, और बच्चा उनको नमस्ते नहीं बोलता है, कोई विश नहीं करता है, तो आप कई बार उन बच्चों को बोलते हैं ठीक है बेटा नमस्ते करो उन अंकल को, आप नमस्ते करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। तो उसको मतलब चॉकलेट का यहाँ पर लालच आ गया, ठीक है, और उसने उसके एक्सचेंज में उनको नमस्ते बोला। तो मतलब ये क्या था, पर्सनल रिवॉर्ड, ठीक है, आपने काम करवाया किसी चीज का लालच देकर। गॉट इट, इतना समझ आया। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट लेवल के 2 स्टेजेस थी, ठीक है। प्री कन्वेंशन लेवल है हमारा फर्स्ट, उसकी दोनों स्टेजेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब चलते हैं हमारी सेकेंड लेवल की ओर। सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक लेवल जो होता है आपका, इसकी 2 स्टेजेस हैं। इसमें से फर्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी बने सोसाइटी में, मतलब हर बच्चे को होता है ना कि हाँ मैं ये काम करूंगा तो मुझे गुड गर्ल या गुड बॉय की उपाधि मिलेगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं बैड गर्ल या बैड बॉय बन जाऊंगा, ठीक है। आप बच्चे को समझाते हो आप गुड गर्ल हो, आप गुड बॉय हो तो आप ये वाला काम करो, ठीक है, अदरवाइज आप बैड बॉय बुलाए जाओगे, ठीक है। इस तरीके के लालच देके आप उनसे काम करवाते हैं, तो इसको आप बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है, बट वहां पर यहाँ पर लालच क्या है उनको, गुड गर्ल या गुड बॉय होने का, ठीक है। सेकेंड स्टेज है आपके इस लेवल की मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड लॉ।
मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड लॉ मतलब सोसाइटी में रहते हैं जब हम, तो कुछ सोसाइटी के लॉज होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, नियम होते हैं सोसाइटी के, जिनको हमें मानना पड़ता है। अगर हमारा मन नहीं है हम नहीं उन्हें मानने का, फिर भी हमें मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उस सोसाइटी में रहना है, उन्हीं के सहारे हमारा जो पूरी लाइफ है वो पॉसिबल है, सोसाइटी के बिना लाइफ नहीं है। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी होती है माइंड में, इसलिए हम उसके सोसाइटी के हर लॉ को और ऑर्डर को मानते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है सेकेंड लेवल की सेकेंड स्टेज। यानी कि आप बोलेंगे तो फर्स्ट लेवल की 2 स्टेजेस हो गई, ये वाली आपकी हो गई इंटरपर्सनल वाली थर्ड स्टेज, और ये हो गई फोर्थ। यानी कि हम ओवरऑल स्टेजेस की बात करते हैं तो 6 स्टेजेस है। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ, थर्ड और फोर्थ स्टेजेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड लेवल की ओर। थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में सबसे फर्स्ट आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यानी कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, और हम उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं इंडिविजुअल के, और कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो आपने कर्तव्य और अधिकार वाला ये मतलब ये सब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सोसाइटी के कर्तव्य, हम सोसाइटी को साफ सुथरा रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, समाज सेवा करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारे सोसाइटी के कर्तव्यों में आ जाते हैं, लेकिन बदले में इंडिविजुअल के अपने कुछ राइट्स भी होते हैं। और अपने राइट्स के लिए यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो एक्शन ले सकता है, आवाज उठा सकता है अगर उसके राइट्स जो हैं उनका दमन होता है तो। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं फिफ्थ स्टेज में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। फोर्थ स्टेजेस तक बहुत इजी होती है, और फिफ्थ और सिक्स स्टेजेस थोड़ी सी अचीव कर पाना मुश्किल होता है। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स में मतलब कोई भी पर्सन अपने लिए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल और मतलब अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड अप लेता है। ठीक है, कोई भी एक्शन लेता है। और तो ये आपका हो गया फिफ्थ लेवल। इसके बाद सिक्स्थ स्टेज आपकी आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ये जो स्टेज है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव है। मतलब क्यों? क्योंकि जैसे इसका एग्जांपल पहले समझते हैं, तब आपको ये बात समझ आएगी। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में है कि कुछ ऐसे उसूल बना दिए हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, जो कि यूनिवर्सली सही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रीडम फाइटर्स को देखा, उन्होंने क्या किया, अपने पूरे देश के लिए, ठीक है, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए स्टैंड अप लिया, ना कि इंडिविजुअल के लिए। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, इस स्टेज में इंडिविजुअल जो होता है वो अपने राइट के लिए स्टैंड अप लेता है, बट यहाँ पर पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, या पूरे आप कह सकते हैं कंट्री के लिए, मतलब मैनी पीपल, ठीक है, पूरे ग्रुप के लिए आवाज उठाई जाती है। तो ये आपका आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। जैसे आपके भगत सिंह आजाद हो गए। ठीक है, उन्होंने पूरा एक्शन लिया था। ठीक है, पूरा कदम उठाया, स्टैंड अप लिया। राजगुरु हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के। तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे सारे लेवल्स। बहुत इजी हैं, बट सारे क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से बनते हैं कोल्सबर्ग की थ्योरी के, और इनको समझना बहुत ज़्यादा इजी है। और लेकिन आपको पूरा इसको डीप में समझना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा घुमा फिरा के जब क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व करने के कैपेबल होंगे। मैं आपकी कुछ आगे कुछ वीडियोस ऐसी बनाऊंगी जिसमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है आपका क्रिटिसिज्म। कोल्सबर्ग की थ्योरी में कुछ क्रिटिसिज्म था, मतलब कोई भी थ्योरी होती है आती है तो बाकी की जो नई थ्योरी आती है वो तभी आती है कि पुराने वाले में कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज होता है, कुछ क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, उसमें कुछ कमियां निकालते हैं, उसके बेस पे कुछ नई थ्योरी देते हैं। तो बहुत सारे और भी साइकोलॉजिस्ट हुए। ठीक है, कुछ उन्होंने क्या इसमें कुछ कमियां निकाली जो कुछ इस तरीके से है। सबसे बड़ी जो इसमें क्रिटिसिज्म है वो है डिफिकल्ट टू डील विद हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। मतलब
जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिलेमा दिया जाता है, तो उस डिलेमा में बहुत सारे लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगा देते हैं कि अच्छा हम वहां पर होते तो हम ये कर लेते, ठीक है, मैं हिंस की जगह होता तो मैं ये करता। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, तभी हमें समझ आता है कि वो कितना डिफिकल्ट फेस है और उनको हैंडल करना कितना मुश्किल है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लोग आंसर दे सकते हैं, बट जो कि रियल जो स्टेजेस हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ये सबसे फर्स्ट इसमें क्रिटिसिज्म है। सेकंड है कि जो कोल्सबर्ग है, उन्होंने जो क्वेश्चन पुट अप किए थे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स मेल्स थे। तो कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने मेल ग्रुप ही क्यों बनाया, फीमेल भी बना सकते थे। हो सकता है फीमेल जो है वो ज़्यादा कैपेबल हूँ, ज़्यादा अच्छे सिचुएशंस के आंसर दे सके, ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस दे सके। तो इसको ज़्यादातर जेंडर बाइस्ड बोला जाता है इस थ्योरी को। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कल्चर्स। हर कल्चर के में ये अप्लाई नहीं हो सकती। ऐसा भी कई साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हर कंट्री का, हर सोसाइटी का कल्चर अलग है, जिसमें ये पूरी थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे इंडिया का कल्चर अलग है, यूएस का अलग है। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर्स के लिए अलग अलग थ्योरी होनी चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो ये कुछ इसमें क्रिटिसिज्म है। तो आज हमने बात की कोल्सबर्ग की थ्योरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आपको थोड़ी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं समझ आई है तो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आगे भी आपको फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, ओके, चलो आज की ये सेशन में इतना ही, चलते हैं। थैंक यू।